The chapter is called Gas Turbine Engines Performance. Now, as you guys must be aware, how much I love performance. एक second. How much I love performance, right? तो एक बात बताओ, एक गैस टर्बाइन इंजन की मैं परफॉर्मेंस कैसे जज कर सकता हूँ? Come on, open house question. How can I judge the performance of a gas turbine engine? Think about it. बता दे रहा हूँ, ये कहीं पे भी आपको कोई भी दूसरे बंदे से पढ़ोगे ना, no one will be able to explain you this the way that I do. कोई भी क्लासेस चले जाओ, ये कहीं नहीं मिलेगा जो अभी बताने वाला हूँ, YouTube पे भी नहीं मिलेगा. कोई इंजन कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, Thrust इनकम is a कितना parameter. यूज Very कर good. सकता है. So now this particular chapter will deal how does the thrust produced by the jet engine vary according to speed, vary according to altitude, vary according to density, vary according to fuel flow, vary according to engine speed, vary according to temperature. There are so many factors affecting the performance of a jet engine, all of which is controlled by one particular guy known as the full form. Full Authority Digital Engine Control. घर का नाम यार हाँ 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 बता बता बता. इलेक्ट्रिक इंजन इलेक्ट्रॉनिक इंजन रिमोट कंट्रोल. वेरी गुड. EEC. ठीक है, कोई डाउट? Let's talk what is thrust. Let's take you back to fucking chapter 1. Let us get rid of all the components of the inside of the engine. Let us understand jet engine as pilots. Thrust क्या है? Mass multiplied by acceleration. Do you guys agree with me? I think you guys agree with me. Mass of the air that is going through the engine, the total mass of the air that is going through the engine. Agreed? And acceleration क्या है? एयर फ्लो का हैं? एयर फ्लो का एक्सेलरेशन लाइक. अबे एक्सेलरेशन क्या है वो तो मेरे को भी मालूम है. किस चीज की एक्सेलरेशन? उसी हवा की एक्सेलरेशन. कैसे मेजर कर सकता हूँ? रिलेटिवली कि अपना अगर एयरक्राफ्ट इतनी तेज आगे जा रहा है और आप कितनी पीछे छोड़ रहे हैं तो कंपेयर कर सकते हैं उससे. बिल्कुल. तो उसके एयरक्राफ्ट की स्पीड से क्या लेना देना? उसकी एयरक्राफ्ट की स्पीड से इसीलिए लेना देना है क्योंकि एयरक्राफ्ट तो उतनी ही स्पीड से आगे, एयरक्राफ्ट जितनी स्पीड से आगे जाएगा उतनी स्पीड से एयरक्राफ्ट के अंदर भी तो हवा आएगी, इंजन के भी तो अंदर हवा आएगी. So if I tell you that my aircraft's forward speed is the true air speed, what is the speed at which the airflow is coming inside the engine? That is why intake velocity is equal to the airspeed. Agreed? Agreed? Very good. Thrust is equal to mass into acceleration. अब यार ये अलग अलग किताबों में जाओगे ना, अलग अलग चीजें लिखी होंगी. मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूँ बट बहुत देसी भाषा में बताऊँ. सब लोग बोलते हैं थ्रस्ट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मैं भी बोलता हूँ हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ लोग ना गधे रहते हैं, वो बोलते हैं मास नहीं, वेट ऑफ द एयर डिवाइडेड बाय ग्रेविटी. व्हाट इज वेट? वेट इज mg. मैंने मास की जगह वेट बाय ग्रेविटी लिख दिया. सो कई बार आप बुक्स में देखोगे ये होता है. अब ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, तो कुछ कुछ किताबों में वेट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन लिखा हुआ है और कई बार एंड में जाके तुम जी देखोगे कि उन लोगों ने गधों ने जी ऐड कर दिया.
फंडा यही है, मास इनटू एक्सेलरेशन ही है, बाकी सब उसके बाय बंधु है, बाकी सारे फॉर्मूला उसके बाय बंधु है। कोई डाउट? सिंपल ऑन पेपर फॉर्मूला अगर मैं बताऊं आपको एक स्टैटिक थ्रस्ट का, एक सिंपल वे में, स्टैटिक थ्रस्ट मतलब थ्रस्ट इन द थियोरेटिकल सेंस, थ्रस्ट इन द थियोरेटिकल सेंस, ये वही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, v2 माइनस v1 लिख सकता हूं ना। बाय टाइम होगा, मैं टाइम को मान ले 1 सेकंड कंसिडर किया, यूनिट टाइम कंसिडर किया, मैंने हटा दिया, मास मल्टीप्लाइड बाय v2 माइनस v1, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। बेसिकली v2 क्या है, v2 इज द एग्जिट वेलोसिटी, v1 इज द इनटेक वेलोसिटी। अग्रीड? मेरी जान एक बात बता, मैक्सिमम स्टैटिक थ्रस्ट, ये जो स्टैटिक थ्रस्ट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगी? ग्राउंड पे रहेगी, हवा पे रहेगी? मास फ्लो सबसे ज्यादा कब कहाँ रहेगा? ग्राउंड पे रहेगा। तो मैक्सिमम कब रहेगा? मैक्सिमम रहेगा व्हेन इट इज ऑन द ग्राउंड। ठीक है, मैक्सिमम कब रहेगा? जब तुम्हारी इनटेक वेलोसिटी 0 रहेगी या 50,000 रहेगी? इनटेक वेलोसिटी 0 रहेगी ना वेरी जब गुड। मैक्सिमम। अगर मेरी इनटेक वेलोसिटी 0 रहेगी तभी ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। हर्ष प्लीज पे अटेंशन, डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट। ये वाली वैल्यू मैक्सिमा तब आएगा, v2 माइनस vi का मैक्सिमा तब आएगा जब ये वाली वैल्यू 0 रहेगी। इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, लेट्स से 50 10 व्हाटएवर, तो ये नेट वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। So maximum static thrust is produced when the intensity is 0 or when we can say that the aircraft is at rest. मैक्सिमम स्टैटिक थ्रस्ट कहाँ रहेगा? जब आपकी एग्जिट वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, मतलब whenever you have selected toga, whenever you have selected toga, that is the time you will get the maximum static thrust. Do you guys follow with me, agree with me? है जी? भैया टोगा वाला वापस था ना, टोगा टोगा वाला टेक कैसे है? मैक्सिमम थ्रस्ट सिलेक्ट ऑन द इंजन। अरे मेरी जान, तू मैक्सिमम टोगा मतलब मैक्सिमम थ्रस्ट होती है, मैक्सिमम थ्रस्ट इज सिलेक्टेड ऑन द इंजन। अगर तूने मैक्सिमम थ्रस्ट सिलेक्ट की तभी तो तेरी एग्जिट वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। वन, तो इसका एक क्वेश्चन आता है, मैंने क्यों सिखाया आपको, इसका एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहता है व्हेन डू यू गेट द मैक्सिमम स्टैटिक थ्रस्ट? द मैक्सिमम थ्रस्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द जेट इंजन इज व्हेन द एयरक्राफ्ट इज ऑन ग्राउंड, parking brakes set, aircraft is not moving and you have applied full thrust. ठीक है, my video is not working right? I'll quickly rejoin. आ गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थ्रस्ट की क्लासिफिकेशन पे। You have something known as gross thrust, then you have something known as net thrust. जानवी हमें बताएगी ग्रॉस और नेट का अंतर क्या होता है कोई भी चीज में। यो इकोनॉमिक्स मेजर है ना। ग्रॉस पूरा होता है एज अ होल, ग्रॉस पूरा होता है, ठीक है, और नेट माइनस करके होता है। नेट माइनस करके होता है, थोड़ा और समझो इनको। कुछ भी Yes. लॉसेस वगैरह, ग्रॉस इज लाइक अ रेवेन्यू, नेट इज लाइक अ प्रॉफिट। ग्रॉस इज सब कुछ मिला के, उसमें तुम कुछ डिडक्शन करो तुमको नेट की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे किसकी बात हो रही है?
थ्रस्ट की, ठीक है। सो ग्रॉस थ्रस्ट का सिंपल फंडा क्या है? ग्रॉस थ्रस्ट का फंडा ये है, ग्रॉस थ्रस्ट इज द थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन द एयरक्राफ्ट इज स्टेशनरी। ग्रॉस थ्रस्ट इज द थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन द एयरक्राफ्ट इज स्टेशनरी। And the aircraft is not moving through air. आवाज आ रही है? Pigeons लड़ रहे हैं। These are pigeons fighting. What is net thrust? Net thrust is the thrust produced when the aircraft is moving through air after some losses. ठीक है? तो कुछ लॉस होता ही होगा। सो चलो देखते हैं व्हाट इज ग्रॉस थ्रस्ट। ग्रॉस थ्रस्ट व्हेन द एयरक्राफ्ट इज नॉट मूविंग थ्रू एयर। चलो यही इक्वेशन को डालते हैं इसके अंदर। ग्रॉस थ्रस्ट इज इक्वल्स टू थ्रस्ट ग्रॉस इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय वी जेट एग्जॉस्ट वेलोसिटी माइनस इनटेक वेलोसिटी। करेक्ट, लेकिन मेरी जार इनटेक वेलोसिटी तो 0 है, तो ये हट जाएगा। व्हाट इज ग्रॉस थ्रस्ट? मास इनटू जेट वेलोसिटी by time. But time is unit 1. Time is considered 1 per second. ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? Now this is known as the gross thrust. This is known as the gross thrust. अब इसमें से तुम कुछ डिडक्शन करोगे, माइनस सर्टेन डिडक्शन, तब तुमको नेट थ्रस्ट मिलेगा। अब वो डिडक्शन क्या है? वो डिडक्शन है तुम्हारा मोमेंटम ड्रैग। उसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम। ये ऑक्सफोर्ड वगैरह में नहीं लिखा है, उसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम ड्रैग। So it is basically कि some amount of work or drag will be produced when the air is flowing through the engine. As the air passes through the engine, it will be creating some drag, है ना? जब हवा आ रही है इनटेक वेलोसिटी से लग रही है, अगर तुम्हारा इनटेक वेलोसिटी 0 है तब तो जेट इंजन मस्त काम कर रहा है। लेकिन अगर तो सामने से कुछ हवा आ रही है, तुम 200 या 600 की स्पीड पे एग्जिट कर रहे हो और इनटेक 0 है, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन 600 है। लेकिन अगर इनटेक ही तुम्हारा 200 है और तुम एंड में 600 डाल रहे हो, 200 तुम हटाओगे ना, इनटेक का कुछ हटाओगे ना, उसकी वजह से जो ड्रैग क्रिएट हो रहा है हम लोग उसको कहते हैं we call it momentum drag. Okay, but what is momentum drag? Momentum drag is basically equal to, again it is dependent, ज़्यादा mass of airflow रहेगा, mass and intake velocity. अब हम इन दोनों को subtract करेंगे, this minus this, to give us the gross net thrust, mass multiplied by Vj minus Vi. ठीक है, ये तो वैसे हम लोगों को पहले से फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला कहां से आया? यहां से आया। ठीक है, एक बार फिर से बताओगे? कहां से छूटा तेरा? ग्रॉस थ्रस्ट, नेट थ्रस्ट आप समझा रहे थे क्या होता है? ठीक है, सो ग्रॉस थ्रस्ट इज बेसिकली व्हेन द एयरक्राफ्ट इज नॉट मूविंग थ्रू एयर। ठीक है, तो तुम्हारा इनलेट वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे जो इनलेट वेलोसिटी था वो हट गया।
दिस इज ग्रॉस थ्रस्ट। अब जब तुम्हारा एयरक्राफ्ट सामने मूव कर रहा है, सामने से हवा आके इंजन पे लग रही है, कुछ तो ड्रैग क्रिएट होगा। whenever the air is flowing through the engine, some drag will be created. Now that drag is proportional to the intake velocity. तो अगर इंजन तुम्हारा 600 पीछे छोड़ रहा है और सामने 0 था, एक्सेलरेशन इज 600, लेकिन अगर तुम्हारा इंजन सामने जा रहा है 200 की स्पीड पे, तो तुम 200 को 600 कर रहे हो, तो तुम 400 ही बढ़ा रहे हो उसका एक्सेलरेशन 400, तो कुछ तो घटाओगे, राइट? दैट इज मोमेंटम ड्रैग। मास मल्टीप्लाइड बाय इनटेक वेलोसिटी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? नेट आएगी वैल्यू डिडक्शंस के बाद। दिस इज दैट थिंग। ओके, अब यही चीज को अगर आप कहीं पे भी ऑक्सफोर्ड अगर पढ़ोगे, उसमें यहाँ पे इसको ऐसे लिखा हुआ है, वीजे माइनस वी है। अंडरस्टूड? कोई डाउट? नो? पक्की बात है? चलो गुड। अब थोड़ी चीजें मैं बता देता हूँ इसी थ्रस्ट के बारे में। ये जो फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला से हमारा पूरा चैप्टर चलने वाला है। ये जेट एग्जॉस्ट वेलोसिटी का एक मैक्सिमा होता है, दैट इज द लोकल स्पीड ऑफ साउंड। इसका एक मैक्सिमा होता है, लोकल स्पीड ऑफ साउंड। जेट एग्जॉस्ट वेलोसिटी का मैक्सिमा इज लोकल स्पीड ऑफ साउंड, एंड जब ये लोकल स्पीड ऑफ साउंड हिट करती है तो इसे हम लोग कहते हैं चोक नोजल। करेक्ट? इसीलिए मैं कहता हूं अगर सामने से तुम 200 आती है तो पीछे 600 से ज्यादा नहीं बढ़ सकती, क्योंकि 600 इज द लोकल स्पीड ऑफ साउंड at higher altitudes. Understood? कोई डाउट? नो डाउट? अब हम लोगों को क्या करना पड़ता है? Before I even come to this is for a straight turbojet engine. अगर एक आपके पास टर्बो फैन इंजन होगा तो उसमें आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको दो चीजों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। देयर इज अ 20% ऑफ द मास फ्लो इज गोइंग थ्रू द कोर ऑफ द इंजन, तो तुमको यही चीज मास मल्टीप्लाइड बाय वीजे माइनस वी आई कोर प्लस मास मल्टीप्लाइड बाय वीजे माइनस वी आई बाईपास, क्योंकि उसमें मास फ्लो अलग होगा, इसमें मास फ्लो अलग होगा। इसमें इनलेट वेलोसिटी दोनों में सेम होगी, लेकिन जेट इन एग्जॉस्ट वेलोसिटी दोनों में अलग होगी। समझ आया बात? सो हम लोगों को दोनों मिलाने पड़ेंगे। एक टर्बोफैन इंजन में ये वाला is responsible for 80% of the thrust and this is responsible for 20% of the thrust. ठीक है? इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका मास फ्लो ज्यादा है, इसमें आपका मास फ्लो कम है, लेकिन इसमें आपका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसमें आपका एक्सेलरेशन कम है। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है? भैया वो 20% एयर मास है या 20% थ्रस्ट है? थ्रस्ट। कोई डाउट? एक और होता है चोक नोजल थ्रस्ट। ये और कोई बुक किताब में नहीं है, सिर्फ ऑक्सफोर्ड दादा हम लोगों को बता दें ये सब। चोक नोजल थ्रस्ट क्यों होता है?
ये मैं आपको एक्चुअली पहले भी समझा चुका हूँ, प्लस सम जेट एग्जॉस्ट या चोक नोजल थ्रस्ट। सिंपली चोक नोजल थ्रस्ट हमें एक्स्ट्रा थ्रस्ट कैसे देता है, हैव अ लुक। लेट्स से दिस इज माय एग्जॉस्ट नोजल एंड दिस इज द प्रोपेलिंग नोजल। ठीक है, यहां पर कुछ प्रेशर होगा, यहां पे कुछ प्रेशर होगा, है ना। और वो एक्सप्लेन इट। चोक नोजल थ्रस्ट मैं आपको एंड में करवाऊंगा, वैसे भी एग्जाम में आएगा नहीं। नॉट इम्पोर्टेंट, दिस विल ओनली कंफ्यूज यू मोर, डोंट हैव टू गेट इनटू ऑल ऑफ दिस बुलशिट। चोक नोजल थ्रस्ट भूल जाओ, ये समझ आ गया आप लोगों को। इसमें कोई भी डाउट है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, चोक नोजल का एक ही होता है, व्हेनेवर द एग्जॉस्ट वेलोसिटी इज एट द क्लोज एट द स्पीड ऑफ साउंड, और कुछ नहीं आता। कोई डाउट? नो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्रस्ट इंडिकेशंस। Now, Shrishti, you asked me a question. What is a torque meter? A meter which measures Torque. Okay. Why are we measuring torque? Why are we measuring torque? So, thrust indications हटा के मैं simply indications लिखता हूँ. Why? Let's see. Firstly, we have two types of indications. We can have an indication of thrust. We can have an indication of power. Okay. कौन से टाइप के इंजन के लिए हम लोग पावर मेजर करते हैं? वी मेजर पावर फॉर अ टर्बोप्रॉप इंजन। टर्बोप्रॉप इंजन में कौन सा पावर? शाफ्ट हॉर्स पावर, कि शाफ्ट पे आपके पास कितनी पावर अवेलेबल है। एंड हाउ इज दैट मेजर्ड? यूजिंग अ टॉर्क मीटर। अब यार पूछेगी आप तो बोले टॉर्क मीटर मेजर करते, अरे यार शाफ्ट कितना रोटेशन फोर्स दे रहा है, दैट इज शाफ्ट हॉर्स पावर। सो बाय मेजरिंग द टॉर्क, can I have a measure of my shaft horsepower? Absolutely yes. Okay, and when we are measuring thrust can be measured by two ways. Thrust can be measured by two ways. N1, E-per. What is N1? N1 is the low pressure spool, RPM. अब ये आरपीएम में नहीं होता है, इसकी कोई मैक्सिमम आरपीएम होगी, इसको हम लोग 100% बोल देंगे। इट इज मेजर्ड एज परसेंटेज। ठीक है। व्हाट इज ईपर? ईपर स्टैंड्स फॉर इंजन प्रेशर रेशियो। इंजन प्रेशर रेशियो। व्हाट इज इंजन प्रेशर रेशियो? इट इज P7/P1। बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, ईपर क्या होता है अब आएंगे उसके ऊपर। ओह शिट, 3 o'clock ना। P8 नहीं होता, P8 नहीं होता, P8/P1। और डिपेंड करता है, इंजन टू इंजन डिपेंड करता है। मैं तो अपना इसका बोल रहा था, A320 का बोल रहा था। वो तो तुम 10 प्रोब लगा दो, P9 हो जाएगा फिर वो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। Till now, in this particular chapter, we have discussed about static thrust, gross thrust, net thrust, and the indications that we get. Now, yesterday, Piyush was asking me, what is N1 and what is E-per? What is? Yes, Harsh. भाई आप कल जो मैं कराया था ना, मैं रिवाइज करा था ना। नहीं अभी नहीं, अभी 10 बज चुके हैं, 10:30 11:30 बजे तक क्लास कराऊंगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं देखो पर्सनली बैठ के करवाता हूँ उसके बाद। ठीक है,
और कोई है जिसको रिवीजन चाहिए तो मैं करवाता हूँ। आप थे लास्ट क्लास थे हर्ष? हाँ भैया, डिस्टर्बेंस बहुत था इधर। मैं करवाता हूँ, तेरे को करवाता हूँ, इसके बाद करवाता हूँ, नहीं तो फिर करवा नहीं पाऊंगा, समझ रहा? लेट है ना आज शुरू क्लास, ठीक है? टेंशन ना ले, आज समझ आ जाएगा। इफ यू आर थिंकिंग कि आज नहीं समझ आएगा, आज समझ आ जाएगा, टेंशन ना ले। सो टॉकिंग अबाउट N1, N1 as you know is this लो प्रेशर कंप्रेसर का स्पूल। अब मान लो उसकी आरपीएम होती है, जनरली जो लो प्रेशर कंप्रेसर N1 स्पूल है उसकी आरपीएम होती है कुछ 10,000 एंड इसकी कुछ होती है 17,000। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये 100% है और ये भी 100% है। So now let's say if the N1 is running at 5,000 RPM, we say that it is at 50%. If this is running at 8,500 RPM, we call it that it is running at 50%. Generally, the high pressure compressor is moving at a very high RPM, generally up to 70%. 70% इसका आइडियल होता है और इसकी आइडियल आरपीएम होती है 20%। ओके, बता क्यों हजम नहीं हो रहा पीयूष आपको? जो आप ये N1 और EPR वाली पावर बता रहे हो 20 और 70%, वो फ्रिक्शन और BHP वगैरह इंक्लूड करके बता रहे हो क्या? भाई आरपीएम की बात हो रही है मेरी जान, इसमें पावर क्यों घुसेड़ रहा? नहीं, अगर आप आरपीएम बोल रहे हो 100% कैपेसिटी आना चाहिए और 20% आ रहा है, तो रिमेनिंग 80 तो कहीं गया ना। अबे आइडियल आरपीएम बोली मैंने मेरी जान, तो तूने थ्रस्ट लिवर्स आइडियल करके रखे हैं। समझिए समझिए। आइडियल आरपीएम बढ़ाएगा वो बढ़ेगा, दैट इज द आइडियल आरपीएम, ठीक है? चलो, सो इंजन प्रेशर रेशियो, व्हाट इज ईपर? इंजन प्रेशर रेशियो। सो आपका जो इंजन का इनलेट है, इंजन का इनलेट और आपके इंजन का एग्जॉस्ट है, यहाँ का प्रेशर आपने मेजर किया P1, यहाँ का मेजर आपने किया P8। यहाँ पे ऑफकोर्स ज्यादा हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा। डू यू गाइस ऑल एग्री विद मी? व्हाट विल बी द प्रेशर ग्रेडियंट? द प्रेशर ग्रेडियंट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, right? Do you think can I measure P8 and P1 का ratio and I can find out the thrust? Of course, because pressure multiplied by cross section area is force. Force, thrust, thrust, force. क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सी? ये प्रेशर डिफरेंस कहाँ एक्ट कर रही है? क्रॉस सेक्शन एरिया पे एक्ट कर रही है। कोई शक? कोई शक? नो? चलो ग्रेट, आगे बढ़े, अगले टॉपिक पे बढ़े। चलो ठीक, now let's go to thrust ratings. Now let us go to thrust ratings. What is thrust rating? रेटिंग एक लिमिट हो गई, एक लिमिट हो गई, गेट्स हो गए, काइंड ऑफ लाइक स्टेजेस हो गए। So to understand this, you need to understand how what kind of a indications are there on the thrust lever of an engine. Okay, we have a few thrust ratings. सबसे पहले आपके पास आ जाता है टोगा, टेक ऑफ। टोगा हम लोग कहते हैं TOGA। TO is take off, GA is go around. Okay, this is the maximum thrust that the engine can produce. थ्रस्ट कैसे बढ़ाते हैं? फ्यूल फ्लो बढ़ा के। फ्यूल ज्यादा दोगे थ्रस्ट ज्यादा बढ़ेगा, सीधी बात है। फ्यूल ज्यादा दोगे आरपीएम ज्यादा होगी, थ्रस्ट ज्यादा बढ़ेगा, सिंपल है। लेकिन ये इतनी ज्यादा थ्रस्ट है, ये इतनी ज्यादा थ्रस्ट है कि अगर तुम इस इंजन को इस थ्रस्ट पे 5 मिनट तक से ज्यादा उड़ाओगे तो उसकी टरबाइन पिघल जाएगी। सो ऐसे टाइप की जो थ्रस्ट रहती है, दिस इज टाइम लिमिटेड, दिस इज टाइम लिमिटेड। Talking about the aircraft that I fly, the 320,
उसमें जो आपका इंजन्स का टोगा थ्रस्ट है वो भी टाइम लिमिटेड है, ऑफ कोर्स वो भी टाइम लिमिटेड है। कुछ यूं कि अगर आपका एक इंजन फेल हो रखा है तो आप 10 मिनट तक उड़ा सकते हो टोगा पे, नहीं तो आप सिर्फ 5 मिनट तक उड़ा सकते हो। The takeoff or the go around thrust is time limited, otherwise melting will happen. Okay, then you have something known as MCT, maximum continuous thrust. आप लोगों ने परफॉर्मेंस में पढ़ा होगा, take off segments performance. What is MCT? MCT is basically again maximum thrust, but this is non time limited, unlimited in terms of time, unlimited in terms of time. Okay, maximum continuous thrust, maximum continuous thrust. अगर आप ऑक्सफोर्ड पढ़ोगे तो उसमें मैक्सिमम क्लाइम, मैक्सिमम क्रूज वगैरह होगा, बाहर में जाए कोई काम नहीं करता। दिस आर द बेसिक 2 वैल्यूज। हाँ, अगर कुछ एक क्वेश्चन अगर आ सकता है मैक्स टू मैक्स, वो ये आएगा मैक्सिमम क्रूज थ्रस्ट। मैक्सिमम क्रूज थ्रस्ट विल ऑलवेज बी ऑफ अ लोअर वैल्यू। लोअर वैल्यू क्यों? टू प्रोलॉन्ग इंजन लाइफ, दैट इज इट। कोई डाउट? दीज आर जस्ट रेटिंग्स, दीज आर जस्ट रेटिंग्स। सो अगर मैं थ्रस्ट लीवर देखूं, तो हमारे जो 320 का जो इंजन है उसका जो थ्रस्ट लीवर है, if we can move this thrust lever across various detents, यहां पर अगर है तो वी आर प्रोड्यूसिंग टोगा थ्रस्ट फुल आगे। लेकिन अगर मैं उससे एक नॉच पीछे जाऊंगा, सो वी हैव मैक्सिमम कंटिन्यूअस थ्रस्ट। अगर मैं उससे एक नॉच पीछे जाऊंगा तो वी हैव क्लाइम थ्रस्ट, मैक्सिमम क्लाइम। ठीक है, वो उससे भी थोड़ी कम होती है। ठीक है, इन दी 320, बट इट इज वेरिंग व्हेन डिफरेंट विद डिफरेंट एयरक्राफ्ट, सो यू रियली इट्स वेरी इनएक्यूरेट प्लेस टू बी। उसके बाद हमारे पास और पीछे जाओगे तो आप हमारे पास आ जाएगा आइडल। डू यू गाइस एग्री? इसके पीछे कुछ होता है? कुछ होता है इसके पीछे? होता है रिवर्स आइडल एंड रिवर्स मैक्स। व्हाट आर दीज? रिवर्स थ्रस्ट। ये हम लोग पढ़ेंगे। वी विल स्टडी दिस आल्सो इन द कमिंग चैप्टर। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द कमिंग चैप्टर। कोई डाउट? नो? ओके, गुड। सो दीज आर बेसिकली डिटेंट्स। अगर मैं सामने वाले डिटेंट रखूं 5 मिनट मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना? चलो, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट शाफ्ट हॉर्स पावर, also known as, in this particular case what we will be studying is equivalent shaft horsepower. ध्यान से सुनना, this is not horsepower, this is shaft horsepower. What is shaft horsepower? इंजन आपका प्रोड्यूस कर सकता है एक certain amount of power, but at the shaft तो थोड़ा कम ही मिलेगा, क्योंकि इंजन अपना इंडिकेटेड हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है माइनस द फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। जो आपके फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, आपको शाफ्ट पे बची कुची एनर्जी मिलती है। दिस इज द थिंग दैट द इंजन कैन थियोरेटिकली प्रोड्यूस, बट दिस इज द थिंग दैट यू आर एक्चुअली गेटिंग एट द शाफ्ट। ओके, द रेशियो ऑफ द शाफ्ट हॉर्स पावर बाय द थ्रस्ट हॉर्स पावर इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। पीयूष पढ़ा था? प्रोपल्सिव एफिशिएंसी वाला आपने बताया था, पिस्टन की 3 एफिशिएंसी बताना है। बता कौन सी होती है? याद नहीं आ रही है ऐसे, वर्जेट पढ़ा था मैंने, आज ही पढ़ा था ऑक्सफोर्ड से उठा के। एक बता दे, नाम बता ऐसे दे। याद नहीं भैया, क्या नाम याद नहीं रहता। आज पढ़ा है ना? चल, जो भी पढ़ा है वो बता दे कुछ। बताता हूँ को। कोई बात नहीं भाई, होता है, बट नहीं कर सकते आप ऐसे। एक बार आप था ना, कौन सा था यार, मुझे याद नहीं, एक बार याद दिला दो। थर्मल एफिशिएंसी
वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, ये कौन सी थी? मैकेनिकल थी। बताओ सृष्टि। मुझे जो लास्ट पार्ट समझा ना, शाफ्ट हॉर्स पावर एंड विथ ऑल द अदर हॉर्स पावर्स, वो मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात, वापस बता। साइंटिस्ट आया, उसने थ्योरी लिखी पेपर पे, उसने बोला बाबा ये इंजन इतना पावर प्रोड्यूस करेगा। इसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर ऑन पेपर, ऑन पेपर at the manufacturer's place. Okay, so the jet engine is producing a lot of arc, it is rotating the turbine is producing a lot of power, but then there are bearings, there's a bearing, थोड़ी एनर्जी वो लेके गया। now that thing is driving the accessory gearbox, थोड़ी एनर्जी वो लेके चला गया। थ्रस्ट में तो शाफ्ट पे कितनी आई, there will be some losses, शाफ्ट पे कितनी है, तो उसका लॉसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। अगर तुम आइडियली 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो तो फ्रिक्शन तुम्हारा मान लो 5 यूनिट लेके जाएगा, बट आप प्रोड्यूस कितना करो? शाफ्ट पे कितना आया? शाफ्ट पे तो 95 आया ना, 95%। हाउ डिड यू कैलकुलेट 95%? you did shaft horsepower divided by indicated horsepower and multiplied by 100, that is what you did, right? So we are basically calculating a percentage of how much it could produce theoretically and how much you are actually getting. The ratio will give you the efficiency, known as mechanical efficiency. Understood? This is the energy produced at the shaft. But this is only the thing that we are getting at the shaft, right? The shaft is driving the fan in the front. और भी तो थोड़ी एनर्जी देते हैं, और भी तो थोड़ा एनर्जी देता है। हाँ, जेट थ्रस्ट भी तो देता है, नहीं देता? उसको कौन काउंटर करेगा? जो बची कुची हवा पीछे छोड़ दे रहे हो उसको तो कौन काउंट करेगा? So now we will take that also. Okay, I'm just removing this. So what is equivalent shaft horsepower? Shaft horsepower तो बता दिया मैंने आप लोगों को. But is this the actual value of thrust that the engine can give you? No. So to find out the actual value of thrust or power that the engine is producing, the shaft horsepower plus the horsepower from the जेट थ्रस्ट कौन सा? जो कोर एयर फ्लो होती है ना, जो जेट एग्जॉस्ट से बाहर निकलती है 20% वाली, वो दोनों को ऐड कर दो, तब आपको मिलेगा इक्विवेलेंट शाफ्ट हॉर्स पावर। ठीक है, कोई डाउट? लिख लो। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। Let's talk about specific fuel consumption. Janvi is opening a flying school tomorrow and she's planning to buy 2 aircrafts, one from Ankit and one from Piyush. Okay, Janvi has 2 options, one from Ankit and one from Piyush. Now Ankit is giving her a jet engine. Write down the values. Jet engine number 1 giving you 100 units of thrust, sorry, 1000 units of thrust. ठीक है, Piyush is giving you 2000 unit of thrust. कोई डाउट? नो डाउट्स? पक्की बात है? पीयूष कहता माय इंजन इज वेरी गुड इंजन, माय इंजन इज वेरी गुड. He says only in 30 minutes my engine only drinks 30 kgs of fuel. Okay, कोई डाउट? But this guy says, Ankit says, in 30 minutes my engine drinks 14 units of fuel, 14 kgs of fuel.
Chalo, let's now. Janvi is only given this information. Let's say Janvi is only given this information. Instead of this being 14, let's make it 16. Okay, let's make it 16. Okay, and let's make this 1300. ठीक है, $1,350. कोई doubt? Now Janvi is a miser. What is a miser? What is a miser? cheap. अभी गंदी बातें नहीं बोलते. माइजर वो होता है जो पैसे बचाता है. ठीक है, माइजर इज नॉट चीप. चीप बहुत गंदा वर्ड होता है. ठीक है, माइजर इज नॉट चीप. माइजर इज जो पैसे बचाने धंधा आता है उसको, वो पैसे बचाना चाहती है. लेट्स कीप इट जस्ट दैट वे. अब पैसे कैसे बचाएंगे? फ्यूल कंजम्पशन. करेक्ट जानवी, निकालो फ्यूल कंजम्पशन. केजीज पर आवर में निकलता है ना फ्यूल कंजम्पशन. निकालो. तो अगर आप निकालोगे तो 30 मिनट में 30 केजी, तो मतलब 1 घंटे में 60 केजी, 60 केजीज एन आवर ऑफ फ्यूल. अंकित, आपका कितना आ रहा? 32 केजीज पर आवर. है ना? जानवी, which one will you buy? Janvi, which one will you buy? 32. You'll buy 32. Correct. Okay. But now Janvi, but there is also a difference in the thrust that they give you. 1000 and 2000. 1000 and 2000. Right, Janvi? ये फ्यूल कंजम्पशन कम दे रहा है, लेकिन थ्रस्ट भी तो कम दे रहा है. So is this a very accurate value for you to calculate? I don't think so. It's not a very accurate value. So what is an accurate value? The fuel consumption per pound of thrust that you produced. Fuel consumption for each pound of thrust that you produce. So you take the fuel consumption and you divide it by the thrust. Take the fuel consumption and you divide it by the thrust. So fuel consumption to produce 1 unit, वही होता है ना, 1 यूनिट के लिए कितना. सो क्या सिंपल शब्दों में बोलो, एक इकोनॉमी आप उसकी कैलकुलेट कर रहे हो. ठीक है, द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज बेसिकली मेजरिंग how much thrust you're taking, sorry, how much fuel you're producing or using in an hour to produce 1 pound of thrust. आपने 1 पाउंड थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए 1 घंटे में कितना केजी लिया. That is more accurate of a measure. This is for the same reason. For the same reason, fuel consumption is not a very good factor to determine the fuel economy. Specific fuel consumption is a very good factor. But this is good when you're trying to, buy an engine or purchase an engine. On everyday life, when you're making a nav log sheet, the actual fuel consumption in kgs per hour is more important. But when it comes to the overall maintenance and when you're purchasing an aircraft, this becomes more important. Okay. So Janvi will purchase this. But what is the specific fuel consumption coming out? If you do the specific fuel consumption, you'll find out that this is coming out to be 0.032 and this is coming out to be 0.030. Janvi, which one will you purchase now? Unit will be kg per hour per pound.
kg per hour per pound. What is specific fuel consumption? Specific fuel consumption is basically a value, the fuel used to produce 1 pound of thrust per hour. Janvi, which one did you buy? Janvi, I asked you something. सॉरी मेरा डिनर नहीं किया है, थोड़ा स्लो चल रहा है. कुछ मेरे मीठा को खा लो, स्नीकर्स वगैरह खा लो कुछ. रिपीट कर सकते हो? 1 second. हाँ तो मिस लो. यस. नाउ टेल मी, यार ऐसे करोगे तो धंधा चौपट हो जाएगा आपका. आपने फ्यूल कंजम्पशन देखा, आपने बोला मियाँ अंकित कम फ्यूल कंजम्पशन दे रहा, राइट? बट now that you compared it with the thrust that the engine is giving you, which engine will you take? Will you take Ankit's engine or will you take Piyush's engine? सेकंड ना कम है क्योंकि वो Second, because specific fuel consumption is less. So that is why specific fuel consumption becomes a very, very important factor. To determine the economy of the engine, the specific fuel consumption should be very, very low. Understood? कोई doubt? अब आप ये स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, चलो बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. कोई डाउट? But now there's also a very stark difference. There's also a very stark difference. Now Janvi is a person. Who believes in keeping the aircraft very, very lightweight so that she can carry more payload. And she wants a light engine and a more powerful engine. Ankit का engine जो है, that is producing 1000 units of thrust, 1000 pounds of thrust, and it weighs mere 600 kgs. Let's say Piyush's engine is producing 200 units of thrust, 2000 units of thrust, but it is producing 700 kgs. Now we have a thing, we call it the thrust to weight ratio of the engine. We have the thrust to weight ratio of the engine. It's an important topic. थोड़ा short form में लिख रहा हूँ. So what is the thrust to weight ratio? भाई simple हिंदी भाषा में समझाओ ना. छोटा बम बड़ा धमाका. छोटा बम बड़ा धमाका. साइज छोटा होगा, वेट कम होगा, लेकिन थ्रस्ट माशाअल्लाह क्या प्रोड्यूस कर रहा है. हमें ऐसा इंजन चाहिए जिसका थ्रस्ट ज्यादा हो और वेट कंपैरेटिवली कम हो. चलो इन दोनों इंजन्स को हम लोग कंपेयर करते हैं. ही इज प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स ऑफ थ्रस्ट एंड उसका वेट 300 है. सो रेशियो इज 3.3. ऑन द अदर हैंड ही इज गिविंग यू 2000 यूनिट्स ऑफ थ्रस्ट बट 700 है. करोगे कितना आ रहा है बताओ मेरे को? 2.84 something. 2.8 something आ रहा होगा. 8585. 2.8. ठीक है. अब now let's say Janvi is a person who believes in उसको वेट सेविंग करनी है, तो she will go for this. If weight is of a very, very prime importance. Understood? कोई doubt? So thrust to weight ratio should be more
specific fuel consumption should be less. These are different parameters. Okay, with this comes the end of the very first part of the chapter. Now we are going to start off with the most sexy part of the chapter. Most sexy, my favorite. Variation of thrust. What are we going to do here? We are going to discuss how does the thrust produced by a jet engine vary with changes in outside air conditions. Okay, let's take a very dumb question first. Variation of thrust, क्या क्या चीजों से जो आपका thrust है वो वेरी कर सकता है? Can you guys tell me? The thrust can vary with ऐसे conditions. अच्छा, एक्सप्लेन बता, आईएसए कंडीशंस के साथ कैसे वेरी करेगा? बता, क्या कहना क्या चाह रहा है? देखो, ऐसे कंडीशंस पे अगर टेम्परेचर से ज्यादा हुआ उससे तो थ्रस्ट वेरी करेगा, अगर प्रेशर तो कम या ज्यादा टेम्परेचर हुआ हुआ ना, तो वेरी करेगा। इट वेरीज विद टेम्परेचर हुआ ना। हाँ, मतलब वो ओवरऑल तो आ रहा था कि उन सब से वेरी कर जाएगा। अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे कि कोई बात नहीं, you just have to put out whatever you're thinking, नहीं, you just have to put it out clearly in your voice. तो आप कहना चाह रहे हो it will vary with temperature, okay पीयूष? It will vary with temperature. It will vary with altitude. It will vary with pressure. देखा जाए, सुनो मेरी बात, ये तीनों का ना रिलेशन एक ही चीज से, ये तीनों का, सब लोग यही तीन चीज बोलेंगे, ये तीनों का रिलेशन एक ही चीज से है, विच इज डेंसिटी. इट विल वेरी विथ द डेंसिटी ऑफ एयर. कोई डाउट? इट विल वेरी विथ योर आरपीएम. आरपीएम ज्यादा होगी तो थ्रस्ट ज्यादा होगी. टेम्परेचर, इसको हम लोग ना स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे, बिकॉज टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है कई बार जेट इंजन के लिए. ठीक है. एयरक्राफ्ट स्पीड, ठीक है. और कोई आपको समझ आ रहा है? और कोई आपको समझ आ रहा है? The air that is bypassing. अच्छा, उसका क्या बता? कोई बात नहीं, बता क्या उसका क्या. Like if I think greater amount of air that जो bypass से जा रहा है, the more it is, the more will be the thrust. बाईपास रेशियो बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है. देख, ऐसा तो नहीं है ना कि, देख, मैंने पंखे को 100 यूनिट दिया, ठीक है, सिंपल समझ, आप जो बोल रहे हो मैं उसका क्लैरिटी आपको दे रहा हूँ. सो व्हाट डिड सृष्टि से मैंने पंखा बड़ा कर दिया तो मेरे को ज्यादा थ्रस्ट मिलेगा. दैट इज व्हाट शी सेड. करेक्ट, विदेशी भाषा में. दैट इज नॉट हाउ थिंग्स हैपन सृष्टि. फ्यूल के अंदर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है. Let's say fuel has 100 units of energy that is being pushed behind. Turbine is extracting those 90%. 90 units it is extracting. So at the shaft we have 90 only, no? So चाहे तुम फैन इतना बड़ा बनाओ या इतना बनाओ, उसके पास पावर तो 90 की है ना. तुमने ब्लेड छोटा बनाया, मान लो तुम्हारा ब्लेड छोटा छोटा है, बाईपास रेशियो इज 5:1. It will rotate at a higher RPM. It has 90. अब वो तुम छोटा है तो it will rotate at a higher RPM to give you thrust. Okay, but now let's say उसके blades बड़े हो गए. It is heavy. It's a big lattu. It's a big rotor.
अभी भी, लेकिन उसके अंदर 90 पावर है ना, बट द 90 पावर हैज टू पुश अ ग्रेटर मास ऑफ एयर। सो मास बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन कम होगी। The mass will increase, सृष्टि, the acceleration of the airflow will be less because उसकी आरपीएम कम होगी। समझे? सो बाईपास रेशियो से इंजन की एफिशिएंसी बढ़ती है, फ्यूल कंजम्पशन घटता है, थ्रस्ट चेंज नहीं होता है। तो उसके पास 90 है ना, वो तो हटा ही नहीं, वो तो चेंज हुआ ही नहीं। अंडरस्टूड? कोई बात नहीं। नाउ यू गॉट अ क्लैरिटी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। हाँ पीयूष बता। भैया आप इंजन बोल सकते हैं, अगर पुराना इंजन है और नया इंजन है। हाँ उसका, यस एब्सोल्युटली यू राइट। The thrust produced by an engine reduces with wear and tear, fatigue cycles. जानवी पानी वानी पी ले यार, फ्रेश हो जा, है ना? But so now what we are actually studying is how does it vary in the short term. That is of course सी बात है, वो long term में तो यार वो, you're right, ठीक है, absolutely right. Let's start. Now let's study my favorite first. Let's study speed. ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन एक बार कर रखा है, यहाँ पे मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर रखा है। मैं आपको यहाँ पे वापस एक्सप्लेन करूँगा। Look at what is happening to the aircraft thrust with increase in speed. So now let's say this is the speed axis and this is the thrust axis. Okay, what do you guys think will happen with the aircraft speed? फटाफट सोच के बताओ, फटाफट। I don't hear anything. क्यों? एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपके एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ेगी तो थ्रस्ट कम होगी। क्यों? यस, वेरी गुड। ये फॉर्मूला से आप एक्सप्लेन करोगे, है ना? आप तो जेट एग्जॉस्ट 600 रख रहे हो, अगर तुम्हारी स्पीड कम थी, ये हम लोगों ने क्या प्रोपल्सिव एफिशिएंसी में भी पढ़ा था, अगर तुम द मोर द डिफरेंस बिटवीन द इनटेक एंड द एग्जॉस्ट वेलोसिटी, ग्रेटर इज योर एफिशिएंसी, द ग्रेटर इज द थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड। बट अगर सिंपल सी बात है मियाँ, अगर सामने से ज्यादा तेजी से हवा आ रही, तुम्हारी एयरक्राफ्ट की स्पीड ज्यादा, सामने से ज्यादा तेजी से हवा आ रही, तो एक्सेलरेट करने के लिए बचेगा कहाँ? जीरो होगा, तब तो जाके तुम उसको 600 पे एक्सेलरेट करोगे। तो 600 गुना मतलब 600 यूनिट से एक्सेलरेट किया, सामने से 300 यूनिट्स की हवा आ रही है तुमको, सामने से तुमको 300 यूनिट्स की हवा आ रही है, तुम उसको फिर एक्सेलरेट करोगे 600 से, तो आगे कर नहीं सकते हो, 600 से ज़्यादा तो एक्सेलरेट कर नहीं सकते हो, 300 ही कर पाओगे। The amount by which you can accelerate becomes less, right? So with increase in speed, if we take this one certain factor, only this one factor, what we know is that the speed, the thrust reduces. Okay. So with increase in speed, the thrust reduces kind of like this. ठीक है? Why? Because of increase in momentum drag. Okay. कोई डाउट? अब देखो क्या होता है। रैम राइज सीखा था हम लोगों ने चैप्टर 1 में, इनलेट पे रैम राइज सीखा था, रैम प्रेशर रिकवरी सीखी थी। वो क्या बोलता है, वो कहता है कि यार बहुत लो स्पीड पे, एकदम जीरो की स्पीड पे सामने जो प्रेशर सेंस होता है वो कम होता है, लेकिन तुम मैक 1.0.1 में जाओ, करीबन 60 नॉट पे जाओ या 120 नॉट पे जाओ, सामने प्रेशर स्टेबलाइज गुड हो जाता है, वापस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो। लेकिन उसके बाद का क्या, मैक 0.3 का तो कंप्रेसिबिलिटी आ रही है, सामने हवा कंप्रेस हो रही है 0.5, 0.6, 0.7, 0.8,
ओ माय गॉड, सामने हवा कंप्रेस हो रही है, इनटेक में प्रेशर ज्यादा आ रहा है बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड रैमिंग मोशन ऑफ द एयर which is known as the intake ram pressure. एक तो हो गया कि हाँ तुमको पहले से मिल रही हवा, तुम एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे हो, यस, बट the thrust produced by the engine is also increased because of the increase in pressure. एक तो increase in velocity है, उसकी वजह से हम एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे, दैट इज वन, बट थ्रू द कोर ऑफ द इंजन जहाँ पे तुमको प्रेशर बढ़ाना है, वहाँ पे तुमको बढ़ा हुआ प्रेशर ऐसे थाली में परोसा हुआ मिल रहा है, उसको भी तो काउंट करोगे, उसका भी तो इफेक्ट काउंट करोगे विद इंक्रीज इन स्पीड. So when you increase the speed, the ram pressure will give you a positive effect. Ram pressure at intake. So net, अब दो हम लोगों ने फैक्टर्स देखे, तो नेट इफेक्ट क्या है? नेट इफेक्ट ये होगा, कम ही होगा. नेट इफेक्ट इज रिड्यूस नेट थ्रस्ट. मैंने यहाँ पे ग्रोस नहीं लिखा है, याद रखना, नेट लिखा है, नेट, नेट resultant. Okay, so the ram pressure has a positive effect, momentum drag has a negative effect, drag is more of course. कोई डाउट? तो यार उतने हाई ऑल्टीट्यूड पे ना जो रैम प्रेशर का जो इफेक्ट होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ा देता है वो. हम लोग उस दिन ट्राई कर रहे थे, मैंने पता है ग्राउंड स्पीड क्या थी? 500 नॉट्स. कोई डाउट? समझ आ रहा है ना? बहुत जगह जाओगे कहीं पे भी नहीं पढ़ाते इतना अच्छे से. मेरा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है. नाउ लेट अस स्टडी कि यार ये विद आरपीएम कैसे बढ़ता है. आसान आसान पहले करवा देता हूँ मैं, फिर और आसान वाले करवाऊंगा, इससे भी इजी वाले, क्योंकि ऐड है ही नहीं कुछ. आरपीएम के साथ कैसे बढ़ता है? कौन कौन कहता है सर आरपीएम के साथ अगर आप आरपीएम बढ़ाओगे तो थ्रस्ट बढ़ेगा? कौन कौन कहता है? हाथ उठाओ. वन, ओनली वन, सिर्फ एक, ओनली वन. क्या तुम लोग टू? क्या तुम लोगों को लग रहा है ये ट्रिक क्वेश्चन है? चलो कभी तो कॉन्सेप्ट यूज कर दिया करो. ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है यार, आरपीएम बढ़ाओगे थ्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है. थ्रस्ट ऐसे बढ़ेगा, ज्यादा होगा थोड़ा, ऐसे बढ़ेगा. The increase in thrust with RPM is not linear. Remember this. What do I mean to say? अगर आपकी RPM 50% है यहाँ पे, ठीक है, तो मान लो अगर आप RPM को 80% से लेकर 90% बढ़ा रहे हो, तो आपने 10% बढ़ाया है ना. इस 10% के इंक्रीज में, इस 10% के इंक्रीज में आपकी थ्रस्ट 30 यूनिट्स बढ़ेगी. We have a greater increase in thrust. अब लेकिन यहाँ पे तुम अगर मान लो 20% से 30% जा रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे थ्रस्ट के बीच की जो वैल्यू है उतने में बहुत कम बढ़ेगा थ्रस्ट. सो द increase of thrust with increase in RPM is not a linear function. ठीक है, it's not a linear function. कोई डाउट? बोल बोल भैया आपने 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया थ्रस्ट, एक बार वो बताओगे? क्योंकि कहाँ थ्रस्ट 0 से शुरू क्यों नहीं किया? आइडियल पे देखो 0 थ्रस्ट तो ही ना मिलता है ब्रो, क्या बात कर रहा है.
आइडल पे आइडल थ्रस्ट मिलता है, दैट इज स्टिल अ पॉजिटिव वैल्यू नो डूड। मैंने यहाँ पे 20% लिखा हुआ है, मैंने 0% लिखा ही नहीं है। आइडल कंसिडर करूंगा ना। ठीक है, समझ गया। सो एट लोअर आरपीएम्स विथ इंक्रीज इन, आपने थ्रस्ट लीवर को इधर से इधर तक किया, थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन अगर आप 80 to 90 किलो बढ़ जाता है। ठीक है जी, चलो देन लेट्स डू द नेक्स्ट वन। टफ वाला करना है, हार्ड वाला, इजी वाला करना है? इजी वाला करते हैं। वेरिएशन ऑफ थ्रस्ट विद टेम्परेचर। बताओ क्या लगता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो थ्रस्ट बढ़ेगा घटेगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन ऑन अ पर्सनल लेवल। व्हाट डू यू थिंक? What do you think will happen? अरे यार अनम्यूट करो यार, I want to class which is participating. भूख लगी है क्या? कम होना चाहिए। आकाश डिक्रीज होगा। सब लोग यही सोचते हैं? आंसर इज वाई। अगर थ्योरी है बस मेरी, ये टेम्परेचर अगर इंक्रीज है तो एयर पार्टिकल्स की वजह से हो जाएगा ना, उसमें लाइक फ्यूल कंजप्शन के हिसाब से सोच रहा हूँ मैं वैसे। अरे तो बोल ना, तू कनेक्ट तो कर, स्टोरी बता, तो सोच क्या रहा है? एक सेकंड, फिर मुझे क्या, एक सेकंड दो, सोच रहा था प्रॉपर। अंकित आप बताओ। डेंसिटी कम होगी, गुड। डेंसिटी कम होगी तो मास फ्लो कम हो जाएगा। अब इसमें ना एक कैच है, इसमें बताऊंगा, इसमें कैच है, आप बताओ लेकिन अंकित। हाँ गुड, वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट है। इंजन लिमिटेशन इज इंपॉर्टेंट। कौन सी लिमिटेशन बताओ सबको? यू आर एब्सोल्युटली राइट ब्रो। ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप जब कीथ करोगे, पहले मैं तो आपको एक फंडा समझा देता हूँ। ये जो मैं कॉन्सेप्ट लिखने वाला हूँ कीथ के क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा, लिख लो। ठीक है, टेम्परेचर की वेरिएशन में आपका इंजन फ्यूल कॉम्पेंसेटेड है कि नहीं, जनरली रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल कॉम्पेंसेटेड? डोंट राइट, जस्ट सी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार में समझना है चीज। दिस इज माई इंजन, दिस इज अ स्पूल, you have a turbine and you have a compressor. Cool. You have a turbine and you have a compressor. Good. What happens when the temperature goes, let's say, down? My density, rho is for density, increases. पीयूष इतना क्या सोच रहा है? सिंपल है, टेम्परेचर गिरेगा डेंसिटी बढ़ेगी, सोचने वाली कोई बात है ही नहीं, है ना? सिंपल है। चलो ना, व्हाट विल हैपन इफ डेंसिटी इंक्रीजेस? ये कंप्रेसर है भाई, ये कंप्रेसर कंप्रेस कर रहा है, इसके ऊपर कुछ लोड बढ़ेगा कमेगा? लोड बढ़ेगा या कमेगा? पीयूष एक बात बता, मैं तेरे से पतला पानी लूं और बोलूं कंप्रेस कर उसको, और गाढ़ा पानी लूं और बोल कंप्रेस कर इसको, लोड किस में ज्यादा आएगा?
मैंने वैसे नहीं सोचा, मैंने ये सोचा अगर कोई चीज कंप्रेस है थोड़ी बहुत, उसको रिमेनिंग कंप्रेस एक लिमिट तक ही कर सकते कंप्रेस, तो कौन बोला? ऐसे हवा तो को है तो एक नहीं। लिमिट तक ही कर सकता है। गाड़ी में तो 220 25 पीएसआई 30 पीएसआई डालता है, वहां के चक्के में 400 पीएसआई डालते हैं, यहाँ पे तो उतना कर भी नहीं रहे। हवा इज एग्जाम्पल लेते जैसे वाटर वेपर है। एक्सट्रीमली कंप्रेसिबल। जुपिटर में पता है कितना प्रेशर होता है सरफेस पे एयर का कूल करने। सिंपल रखो चीजों को। आई पीयूष, थर्ड टाइम दैट आई एम टेलिंग, कीप इट वेरी सिंपल। लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कीप इट वेरी सिंपल। ठीक है, देख भाई, टेम्परेचर गिरेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो लोड, पार्टिकल ज्यादा है, गाढ़े हैं, लोड बढ़ेगा, सिंपल। बट अगर लोड बढ़ा तो इसका क्या होगा? आरपीएम का क्या होगा? बताओ फटाफट। पीयूष, कंटिन्यूस रॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं आपके यहाँ से, क्या फिजिक्स पढ़ा है? आरपीएम कम हो जाएगा ना। भाई ये बंदा ये आंसर दे रहा है सही। भाई देख, अगर हर्ष आंसर सही दे रहा है ना, मतलब क्लास में सबको आता है, इतना मैं बता सकता हूँ। आई डोंट हैव टू आस्क एनीवन। बता क्यों बोल रहा है आरपीएम बढ़ेगी? क्योंकि लोड बढ़ रहा है ना। नहीं नहीं, पीयूष को बोल रहा हूँ मैं। पीयूष, आरपीएम क्यों बढ़ेगी? आपने प्लस बोला है ऐसे। डम वो आ गया समझ, मैंने गलत बोला था। लोड बढ़ेगा तो आरपीएम घटेगी। कटेगी कटेगी। ठीक है, नाउ दिस विल हैपन क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए अपने इंजन में। आपके इंजन के थ्रू मास फ्लो बढ़ा। नाउ इट डिपेंड्स। अगर आपका मास फ्लो बढ़ा, सो यू हैव मोर एयर, so your mixture will become leaner. For the same mass flow, you're not producing that much amount of thrust, or you're not utilizing it completely. तुम जो पहले कम मास फ्लो वाले का ही थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें, तो इट इज नॉट फ्यूल कॉम्पेंसेटेड. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंजन. फर्स्ट टाइप ऑफ इंजन विच इज फ्यूल कॉम्पेंसेटेड. फ्यूल कॉम्पेंसेटेड मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा, हवा पतली हो गई, मैं फ्यूल भी थोड़ा कम भेजूंगा, फ्रैक्शनल मार्जिनल कम भेजूंगा. अगर टेम्परेचर घट गया, मास फ्लो बढ़ जाएगा, तो मैं फ्यूल थोड़ा ज़्यादा भेजूंगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं फ्यूल ज़्यादा नहीं भेजूंगा, मेरा आरपीएम लुढ़क जाएगा. आरपीएम विल गो डाउन बिकॉज लोड इंक्रीजेस. सो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, बट इफ इट इज फ्यूल कॉम्पेंसेटेड, तो वो क्या करेगा? आरपीएम विल रिमेन कांस्टेंट. आरपीएम इज कांस्टेंट एंड द थ्रस्ट इंक्रीजेस बिकॉज फ्यूल फ्लो बढ़ा है, मास फ्लो भी बढ़ा है. कोई डाउट? कोई डाउट? मियाँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करने का. नहीं समझ आया अभी भी? जिसको भी लग रहा, लिखना छोड़ दो, मेरे को देखो. जिसको नहीं समझ आया, हैवी लग रहा है इसको, ज्यादा माल आ रहा, मैं घुमा नहीं पा रहा हूँ, ज्यादा माल आ रहा है, मैं घुमा नहीं पा रहा हूँ. फ्यूल कॉम्पेंसेटेड है, माल ज्यादा, फ्यूल ज्यादा दे दिया, आरपीएम सेम रहेगी. माल ज्यादा आ रहा है, फ्यूल ज्यादा नहीं दिया, आरपीएम गिरेगी. आरपीएम गिरेगी तो थ्रस्ट उतना ही है. आरपीएम अगर उतनी है, मास फ्लो बढ़ रहा है, माल ज्यादा आ रहा है, तो थ्रस्ट भी ज्यादा मिल रही. समझा? तो इससे हम लोगों को क्या समझ आ रहा है? मास फ्लो के हिसाब से हम लोगों को फ्यूल कंट्रोल करना है. बता पीयूष. मुझे यहाँ तक आ गया, आपने लिखा ना आरपीएम कांस्टेंट रहेगा अगर फ्यूल कंपनसेटेड है, तो थ्रस्ट वाला समझ नहीं आया, आपने थ्रस्ट इंक्रीज किस में लिखा है और क्यों लिखा है? मैं एक बात बता, तेरा मास फ्लो बढ़ा हुआ है, ठीक है? पहले तेरे पास मास फ्लो कम था, मतलब केजीज, तेरे इंजन के अंदर कम केजी जा रहा था ऑफ एयर, आरपीएम 200 था, दैट्स इट. अब तेरे इंजन के अंदर 300 केजी जा रहा है और आरपीएम अभी भी 200 है, तो थ्रस्ट ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा?
मास इनटू एक्सेलरेशन, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। मास फ्लो बड़ा, थ्रस्ट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ना ब्रो। आरपीएम उतनी है, एक्सेलरेशन उतनी होगी, मास फ्लो बड़ा, समझा? अच्छा, टेम्परेचर अगर बढ़ा तो डेंसिटी गिरी। पीयूष तो मास फ्लो फ्लो कम हो गई ना। वेरी गुड, मास फ्लो कम होगी। पीयूष एक बात बता, अगर सुन मेरी बात सुन, मास फ्लो कम जा रही है इंजन के अंदर, ठीक है, मैंने फ्यूल कॉम्पेंसेट नहीं किया, मैंने फ्यूल कॉम्पेंसेट नहीं किया, फ्यूल उतना ही जा रहा था जितना पहले जा रहा था, बट मास कम हो गया, फ्यूल उतना ही पुराने वाले जितना, आरपीएम बढ़ेगी डिक्रीज होगी। पहले ये बता आग का क्या होगा? आग का आग का अंदर फायर का होगा ना, तो फिर मास कम हो गया, मास फ्लो कम लेकिन होगा। फ्यूल पहले का ज्यादा वाला ही है। मास कम होगी ना आग फिर, क्योंकि ज्यादा वो मास फ्लो कम है, सी हाँ बड़ी। एयर फ्यूल मिक्सचर रिच होगा लीन होगा? लीन हो गया। यार देवा, अरे सॉरी, रिच हो गया, रिच हो गया, रिच हो गया, रिच हो गया, क्योंकि एयर एयर का कम वो होगी हो तो गया ना, रिच होगा ना एयर टूडू। के पार्टिकल्स कम हो गए। हाँ पार्टिकल्स कम हो गए, हाँ। एयर के पार्टिकल्स कम होंगे, एवरीवन इज गेटिंग इट? क्या कहना चाह रहा हूँ? इफ योर मास फ्लो रिड्यूसेस, योर एयर हैज कम डाउन, relatively the fuel is more। वंदना, अंकित सगड़ बर, भैया ये तो कंडीशन सर्ज या स्टॉल का है ना, ऐसा कंडीशन अरे सर्ज का मेरी कंडीशन। जान, टेम्परेचर बोले तो मैं कितना 5 डिग्री 6 डिग्री बोल रहा अच्छा हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या बात कर रहे हैं यहाँ? टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी कम हो गई, मास फ्लो कम हो गया, देखो आग आग ज्यादा होगी, तो माइक म्यूट पे नहीं। मिक्सचर रिच होगा, लिख दे मिक्सचर रिच होगा, ठीक है। मास फ्लो कम हुआ तो आपका मिक्सचर रिच होगा, अगर आपका मिक्सचर रिच है तो आपका आरपीएम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका लोड कम हो गया मेरी जान, लोड कम है, फ्यूल उतना ही है। ऐसे भी समझ सकते हो, मिक्सचर रिच भी समझ सकते हो, इसमें मिक्सचर लीन समझ सकते हो। दोनों, एक फ्यूल के हिसाब से मैं समझ रहा हूँ, एक एयर के हिसाब से समझ रही हूँ। आपको फ्यूल के हिसाब से समझा रहा हूँ, ये एयर के हिसाब से समझा रहा हूँ, सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका फ्यूल कॉम्पेंसेटेड है, जो हमेशा मोस्ट ऑफ द मॉडर्न जेट इंजन में होता है, तो आपका आरपीएम कांस्टेंट रहेगा, थ्रस्ट आपका कम हो जाएगा। मास फ्लो कम आ रहा है, थ्रस्ट कम जाएगा, क्योंकि वो फ्यूल कम भेजेगा। द फ्यूल हैज बीन कॉम्पेंसेटेड फॉर द टेम्परेचर। दिस पर्टिकुलर थिंग teaches us one thing, टेम्परेचर बढ़ा थ्रस्ट कम, टेम्परेचर बढ़ा थ्रस्ट कम, अग्रीड। मैं पॉजिटिव पर्सन, मैं थ्रस्ट ज्यादा के पीछे जाऊंगा। टेम्परेचर कम हुआ, थ्रस्ट ज्यादा। सो चलो, ये एक हमारे पास एक रेफरेंस टेम्परेचर, टी रेफ। जेट इंजन इसके लिए डिजाइन होता है, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, अभी टेम्परेचर को भूल जाओ, एक लाइन बनाता हूं मैं। वो लाइन है ये वाली, इसके दो पार्ट्स हैं, वन इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ टी रेफ, वन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ टी रेफ, ओके।
TREF is basically what the engine has been designed for. Reference temperature. Now what we need to understand here is कि bro अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ा तो मेरा थ्रस्ट कम क्यों हो रहा है? जेट इंजन के अंदर एक लिमिटेशन रहती है, ठीक है? जेट इंजन के अंदर एक लिमिटेशन रहती है. व्हेन यू आर अहेड ऑफ दिस TREF, दैट मीन्स आपका टेम्परेचर इतना वैसे ही बढ़ा हुआ टेम्परेचर, ठीक है? इससे आप और बढ़ाओगे टेम्परेचर तो आपका जो टरबाइन है ना वो ले नहीं पाएगा उतना टेम्परेचर. अगर तुमको सामने से 50 डिग्री सेल्सियस की हवा मिल रही है, उसको कितना बढ़ाओगे और टरबाइन तो पिघल जाएगा. 48 तक मैं मान लूंगा चलेगा, ओके गुड. सो इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है? थ्रस्ट हम लोगों को कम कर देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर वो किया उड़ जाएगा भाई इंजन. एंड अगर मेरा टेम्परेचर कम हो गया, थ्रस्ट ज्यादा हो गया. So most of the jet engines are like this, even including your APU. Including your APU. Now, आकाश मेरी जान अगर मेरे को बता मैं टेम्परेचर जितना कम करते जाऊँ तो मेरा इंजन तो मतलब इनफाइनाइट थ्रस्ट प्रोड्यूस कर देगा. कुछ लिमिट होनी चाहिए, कुछ लिमिट होनी चाहिए ना. अगर मैं डेंसिटी बढ़ाते जाऊँ, टेम्परेचर कम करते जाऊँ, डेंसिटी बढ़ाते जाऊँ, कोई तक कुछ तो होगा कि भाई मियाँ इससे ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करोगे, इतने ज़्यादा इससे ज़्यादा डेंसिटी लोगे तो तुम्हारे कंप्रेसर के अंदर जितना प्रेशर बनेगा उसके बाद फट जाएगा वो इंजन. एयर केसिंग फट जाएगी मेरी, इतनी तुम ज़्यादा डेंसिटी ले रहे हो, राइट? तो अब इसके बाद तुम क्या करते हो, इससे अगर तुम्हारा टेम्परेचर कम आता है ना तो तुम फ्यूल फ्लो कम करते जाते हो, सो दैट यू डू नॉट प्रोड्यूस अ थ्रस्ट अबव अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू. इसके ऊपर थ्रस्ट नहीं जानी चाहिए. तो आप खुद से आपका जो इंजन का जो कंप्यूटर है आप उसको खुद से प्रोग्राम ऐसा कर देते हो कि ब्रो कि वो इससे ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस ना करे. इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं फ्लैट रेटेड engines. Flat rated engines. It can produce more thrust. Flat rated. दूसरा नाम इसका पार्ट थ्रॉटल. पार्ट थ्रॉटल क्यों बोलते हैं इसको? मेरी जान थ्रॉटल फुल ओपन है ही नहीं इधर, देख रहे हो? अगर थ्रॉटल फुल ओपन होता तो इतना थ्रस्ट प्रोड्यूस होता. Below this certain temperature called the TREF, the throttle is only partially open. नहीं तो गाड़ी फट जाती भाई इंजन की. समझ रहे हो? So here we can call it that the engine is power limited. Here the engine is EGT limited, not engine, sorry, the thrust. ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएशन ऑफ थ्रस्ट विथ टेम्परेचर. जेट इंजन जनरली ऐसा थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ कम होता है, टेम्परेचर के घटने के साथ बढ़ता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन डेंसिटी. डेंसिटी ज़्यादा, मास फ्लो ज़्यादा, थ्रस्ट ज़्यादा. टेम्परेचर ज़्यादा, डेंसिटी कम, मास फ्लो कम, थ्रस्ट कम. देसी भाषा. ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे टरबाइन पिघल जाएगा, इसीलिए EGT की वजह से लिमिट कर दिया हम लोगों ने. और अगर हम लोग कम टेम्परेचर रखेंगे तो हमारा केसिंग फट जाएगा. वो इतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर देगा, मैक्सिमम पावर से भी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर देगा कि जितना उसकी केसिंग डिज़ाइन नहीं है टू टेक. तो तब इसीलिए हम लोग उसके थ्रस्ट को कंप्यूटर की मदद से लिमिट कर देते. कंप्यूटर उसको कैसे लिमिट करेगा? कम फ्यूल प्रोवाइड करके, थ्रॉटल कम देके. इसीलिए इसको कहते हैं फ्लैट रेटेड या पार्ट थ्रॉटल. अब मैंने आपको बोला था मैं आपको इजी वाला पहले सिखाऊंगा, हार्ड वाला बाद में सिखाऊंगा. ये हार्ड वाला था, मैंने पहले सिखा दिया. समझा नहीं समझा?
भेज घुसा कुछ खोपड़ी में घुसा। भैया एक समरी पूछ रहा हूँ बस। हम अरे लोगों ने वो समझ फ्लैट रेडी बताऊँ। फ्लैट रेडी इसलिए किया, अगर हम लोग उसको पूरा थ्रस्ट यूज कर रहे थे, हमारे इंजन को वो था, सेफ्टी इश्यूज थे, इंजन ब्लास्ट हो जाता। ब्लास्ट नहीं बोला तो मैंने। हम लोगों ने The casing will not be able to take it. If the engine is designed to give it 27,000 pounds of thrust at a temperature lower than that, it will give you 28, and the casing is not designed for that. Blast is boneless. Okay, I know. I understand what you're trying to say. I'm just giving you a better word. That is it. आप जो बोल रहे हो सही है, जो आपने समझा है वो सही है। हाँ, और बताओ और बताओ। और आपने बस एक और चीज पूछनी, ईजीटी लिमिटेड क्यों, एलटीएम क्यों लेता है इस साइड? ईजीटी लिमिटेड क्यों रहता है? चलो, as the outside heat also increases, तो टर्बाइन का जो है, सामने से तुम ऊपर जा रहे हो -56.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसको कंबस्ट करोगे तो टर्बाइन में कुछ आग जा रही एक सर्टेन टेम्परेचर की। अब तो दुबई में बैठा हुआ 50 डिग्री सेल्सियस तेरा आराम का टेम्परेचर है, रनवे के ऊपर टेम्परेचर है। अब वही हवा 50 डिग्री सेल्सियस जो वहाँ पे माइनस, डिजाइन किसके लिए था? क्रूज के लिए था ना इंजन, -56.5 के लिए। तो उसको ऑपरेट करना है 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर फ्रॉम इट्स डिजाइन स्टेट, याद रखना पहले। अब वो बढ़ा हुआ इंजन, नॉट इट इज नॉट इवन एट आईएसए कंडीशंस। वैसे तो आप बनाओगे आईएसए को देख के बनाओगे ना, आप +50 आईएसए +35 पे ऑपरेट कर रहे हो आप उसको। समझ गया ईजीटी लिमिट क्या है, समझ गया। और तीसरी चीज, अगर आपसे कोई पूछता है फ्लैट रेट को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करोगे थ्योरेटिकल वर्जन में? So a flat rated engine is an engine whose thrust is limited due to temperature. At the temperature, the engine is capable to produce more thrust, but the thrust is limited by the systems to a certain thrust rating. टोगा 27,000 pounds। ठीक है जी। कोई डाउट नहीं? ये तो हार्ड वाला था, समझ आ गया? अच्छा, तो अब हम लोग ऑल्टीट्यूड देख लेते हैं। ऑल्टीट्यूड यार सबसे आसान है, ऑल्टीट्यूड सबसे आसान है। ठीक है, मेरी जान, अगर ऑल्टीट्यूड बढ़ेगी आपकी डेंसिटी गिरेगी एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, चलो लेट अस नाउ, जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ना, एक नहीं 4 ग्राफ बनेंगे अभी। ठीक है, 4 ग्राफ एक ही ग्राफ में बनेंगे, तो थोड़ा नीट बना देना। दिस इज ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड इधर नहीं है, इधर है, एक्स एक्सेस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे। ये थ्रस्ट है, थ्रस्ट या फिर शाफ्ट हॉर्स पावर। इनफैक्ट ये यहाँ पे आप फ्यूल कंजम्पशन भी डाल दो, और इनफैक्ट आप स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन भी डाल लो। थ्रस्ट और शाफ्ट हॉर्स पावर दोनों ये कर्व फॉलो करते हैं।
क्यों? सिंपल, डेंसिटी कम होती है, सिंपल है, डेंसिटी कम होती है। ओके, फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा, डेंसिटी कम होगी तो फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा। ठीक है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस थ्रस्ट वाला वाइट कलर में है, तो ये भी मैंने वाइट कलर में बनाया। फ्यूल कंजम्पशन रेड में है, तो मैंने इसको भी रेड में बनाया। ठीक है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का थोड़ा टेढ़ा है, ऐसे फॉलो करता है। ठीक है, इसी की मदद से हम लोगों को एक ऑप्टिमम ऑल्टीट्यूड मिलता है। एक्चुअली ऐसे भी नहीं है, ये बहुत ऐसे होता है, ये ऐसा होता है इसका। सो दिस इज नोन एज द ऑप्टिमम ऑल्टीट्यूड। ऑप्टिमम ऑल्टीट्यूड एक ऐसा ऑल्टीट्यूड है जहां पे आपकी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन 0 होती है। अगर आप इससे ज़्यादा आगे जाओगे, ऊपर जाओगे, तो आपकी फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगी। इससे अगर आप कम ऑल्टीट्यूड पे रहोगे तो आपकी फ्यूल कंजम्पशन वापस बढ़ जाएगी। अगर आप इसके नीचे हो तो आपकी फ्यूल कंजम्पशन क्यों बढ़ रही है? स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्यों बढ़ रही है? वो इसीलिए बढ़ रही है बिकॉज आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रहा है और थ्रस्ट, फ्यूल कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग एंड थ्रस्ट इज increasing but not that much. ओके, इधर आपका जा रहे हो तो आपका फ्यूल कंजम्पशन क्यों, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्यों बढ़ रही है? वो इसीलिए बढ़ रही है बिकॉज आपकी फ्यूल कंजम्पशन तो कम हो रही है, लेकिन आपकी थ्रस्ट बहुत ज्यादा गिर रही है। आप फ्यूल कंजप्शन क्यों बोल रहे हो? स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन होना चाहिए ना। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूल एंड थ्रस्ट बोथ। हाँ, अच्छा ठीक है। कोई डाउट? पक्की बात? एक चीज में यहाँ पे आपके टेम्परेचर नहीं, स्पीड कहाँ गया? स्पीड वाला कहाँ है? स्पीड है, हाँ, इसमें थ्रस्ट है ना, इसमें एक चीज बस ऐड करना चाहता हूँ, इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ शाफ्ट हॉर्स पावर। शाफ्ट हॉर्स पावर हमेशा याद रखना बढ़ती है विद स्पीड। विद स्पीड आपकी शाफ्ट हॉर्स पावर बढ़ती है, हमेशा याद रखना है। क्यों? इसके लिए हमको बताता हूँ, ये पहले समझ लो। ऑल्टीट्यूड का सबसे सिंपल है, लगने में कॉम्प्लेक्स है, सब गिरता है, सब गिरता है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का जो फंडा बताया सिर्फ एयरलाइन वालों के लिए, तुम लोगों को कहीं जिंदगी में कहीं काम नहीं आएगा। एयरलाइन वालों को भी पता नहीं, पूछेंगे भी कि नहीं पूछेंगे, वे आप फर्स्ट ऑफिसर्स को भी नहीं मालूम होता इसका प्रैक्टिकल यूज। ऑप्टिमम ऑल्टीट्यूड, स्टेप क्लाइम्स, वाइट बॉडी में जब जाओगे तब काम आते हैं।